नमस्कार, खबर विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। आज खबर विशेष में बात करेंगे उन 3 बड़ी खबरों की जो सुर्खियों में हैं। सबसे पहले बात उन्नाव की, जहां बढ़े हुए मुआवजे की मांग लेकर किसानों ने जमकर हिंसा और आगजनी की है। हालांकि आज कोई भी हंगामे की खबर नहीं आई है। सुरक्षा बलों को चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया है। दूसरी बड़ी खबर है अयोध्या केस से जुड़ी हुई। कल लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रिव्यू पिटीशन दाखिल करने का फैसला लिया गया। हालांकि इस फैसले पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दो फाड़ नजर आया। साधु संतों ने भी रिव्यू पिटीशन दाखिल करने पर आपत्ति जताई है। तीसरी बड़ी खबर यूपी पीसीएल में हुए पीएफ घोटाले से जुड़ी है। घोटाले के विरोध में आज बिजली विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। राहत वाली खबर यह है कि हड़ताल पर बिजली के सप्लाई पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। वहीं हड़ताल पर बिजली कर्मचारी भी दो फाड़ नजर आ रहे हैं। पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन ने हड़ताल से किनारा कर लिया है। लेकिन शुरुआत करते हैं लखनऊ से सटे उन्नाव की खबर से। अनहोनी की आशंका के बीच शांति बनी हुई है, लेकिन सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। तो सबसे पहले बात किसानों की सियासी संग्राम की। तो किसानों पर सियासी संग्राम की दरअसल तैयारी है। उन्नाव में किसानों के बवाल के बाद फिलहाल हालात नियंत्रण में है। ट्रांसगंगा सिटी में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पीएससी की 4 कंपनियां भी तैनात की गई हैं, लेकिन स्थिति अब भी तनावपूर्ण है। अधिग्रहित की गई जमीन पर खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलाया जा रहा है। शनिवार को मुआवजे की मांग को लेकर किसानों और पुलिस के बीच जमकर बवाल हुआ था। कई किसानों को गंभीर चोट आई थी, जिसके विरोध में किसानों ने ट्रांसगंगा सिटी में 2 जगहों पर आगजनी की। किसानों को काबू में करने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। फिलहाल कैसे हालात हैं, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता राहुल शुक्ला ने। उन्नाव की ट्रांसगंगा सिटी में 3 दिनों से चल रहे किसान और प्रशासन के बीच मुआवजे को लेकर हंगामा और अभी तक जारी है। फिलहाल किसान अभी खुल के सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। जैसे कि हम आपको दिखा दें तस्वीरों में कि किस तरीके से पूरे यूपीएसआईडीसी एरिया को जिला प्रशासन ने पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया है। 6 कंपनी पीएससी के अलावा सैकड़ों की संख्या में पुलिस जवान यहाँ पे मुस्तैद किए गए हैं। अब पूरे यूपीएसआईडीसी की जो एरिया है उसको 6 जोन में बांटा गया है, जिससे कि कहीं भी किसी भी कोने से किसानों का यहाँ पे एंट्री ना हो सके। इसके अलावा तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। केवल पुलिस जवान ही दिख रहे हैं, किसान फिलहाल यहाँ पे एंट्री नहीं कर रहे हैं। और इसके अलावा जो आसपास का एरिया है जहाँ पे किसान अपनी फसल बोए हुए थे, उनको भी पूरे तरीके से तहस नहस करने का काम ट्रैक्टरों के माध्यम से जारी है। और तीसरी बात ये भी है कि ये किसान और पुलिस के बीच जो संघर्ष हुआ था, जिसमें यूपीएसआईडीसी की ज़मीन को लेकर, मुआवजे की मांग को लेकर, अब उस पर सियासी रंग चढ़ने लगा है। देखने की बात ये होगी कि क्या प्रशासन लैंड ऑर्डर की बात लेकर सपा के प्रतिनिधिमंडल को रोकता है या फिर किसानों को मिलने दिया जाता है। आपको साफ कर दें कि फिलहाल जो किसानों की और पुलिस के बीच जो एक झड़प हुई थी शनिवार को, वो अभी भी वहाँ उसको लेकर किसानों में तनाव बरकरार है। अभी भी किसान तक प्रशासन के न पहुँच पाने से वो विश्वास प्रशासन उनको नहीं दे पा रहा है, जिससे स्थितियाँ तनावपूर्ण बनी हुई हैं। राहुल शुक्ला, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश, उन्नाव। तो उन्नाव के ट्रांसगंगा सिटी मामले में जो अपडेट है उसके मुताबिक अधिकारियों और किसानों के बीच मीटिंग खत्म हुई है, लेकिन इस मीटिंग में कोई नतीजा नहीं निकला है। बैठक में कोई हल नहीं निकला। करीब 2 घंटे प्रशासन और किसानों के बीच मीटिंग हुई। एडीएम, एसडीएम, एएसपी शंकरपुर सराय से रवाना हो गए। अब ये जानकारी मिल रही है। तो हिंसा और बवाल के बाद बातचीत का दौर शुरू हुआ। बातचीत 2 घंटे तक चली भी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला है। और अब प्रशासनिक अमले से जुड़े हुए लोग, पुलिस प्रशासन से जुड़े हुए अधिकारी जो हैं, वो मीटिंग खत्म होने के बाद शंकरपुर सराय से रवाना हो गए हैं। यह है इस वक्त की बड़ी खबर। उन्नाव में यूपीएसआईडीसी की जमीन कब्जा करने के दौरान बवाल हुआ था। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने किसानों का मसला उठाते हुए योगी सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है,
यूपी के सीएम क्या केवल किसानों पर लच्छेदार भाषण ही दे पाते हैं, क्योंकि बीजेपी सरकार में, आगे उन्होंने लिखा है, क्योंकि बीजेपी सरकार में किसानों का अपमान ही होता रहता है। आगे उन्होंने लिखा, उन्नाव में जमीन का मुआवजा मांग रहे किसानों की पुलिस ने बेरहमी से पिटाई कर दी। महिला किसानों को भी पीटा गया। किसानों की जमीन ली है तो मुआवजा तो देना ही होगा, ये प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है और यूपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्नाव में किसानों के प्रदर्शन को लेकर बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी ट्वीट किया है और योगी सरकार पर निशाना साधा है। अपने ट्वीट में मायावती ने लिखा, यूपी सरकार को उन्नाव में पिछले कई दिनों से चल रहे जमीन मुआवजे के विवाद और हिंसा के लगातार उलझते जा रहे मामले को जमीन मालिकों के साथ बैठकर जल्दी सुलझाना चाहिए, न कि उनके ऊपर पुलिस लाठीचार्ज और उनका शोषण करना चाहिए। इसके आगे उन्होंने लिखा है, ये अति निंदनीय है, इसे सरकार को अति गंभीरता से लेना चाहिए। हमारे सहयोगी अमित सिंह उन्नाव से सीधे जुड़ रहे हैं। अमित, कहा जा रहा है कि एक मीटिंग रखी गई प्रशासन, पुलिस और किसानों के बीच, लेकिन 2 घंटे तक मीटिंग चलने के बाद भी नतीजा सिफर रहा। बिल्कुल सिफर रहा। यहाँ पर प्रशासन से कुछ आलाधिकारी यहाँ पर सुबह पहुँचे थे शंकरपुर सराय में, वहाँ पर बहुत ज़्यादा किसान नहीं पहुँचे। उसके बाद समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर आ रखा है। अगर आप तस्वीरें देखिए तो नेता प्रतिपक्ष अहमद हसन, साथ ही साथ जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं नरेश उत्तम, वो यहाँ पर पहुँचे हैं और लगातार जो गाँव के किसान हैं, शंकरपुर सराय के जो किसान हैं, उनसे लगातार बातचीत उनकी हो रही है, उनकी समस्याएं सुन रही है कि आखिर अगर उन लोगों की जो मांग है वो क्या मांग है और सरकार से उन लोग अब क्या चाहते हैं। समाजवादी पार्टी का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर पहुँचा हुआ है और अगर आप तस्वीरें देखिए तो बड़ी भारी संख्या में भीड़ है और इस बात का अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं कि कुछ देर पहले जब यहाँ पर जिला प्रशासन ने पंचायत बुलाई थी तो उस तरह भीड़ नहीं थी, लेकिन जब समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर पहुँचता है तो किसान यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँचते हैं, साथ साथ अपनी जो मांगे हैं, जो अपनी समस्याएं हैं, वो उनको अवगत करा रहे हैं। बड़ी संख्या में गांव की महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। एमएलसी सुनील साजन भी यहाँ पर आए हुए हैं। तो यहाँ पर लगातार बातचीत का दौर चल रहा है और लगातार इस बारे में जानकारी लेने की कोशिश की जा रही है कि आखिर जो समस्या है वो क्या है। जी कुंदन। बिल्कुल, तो तस्वीरें हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं उन्नाव से, जहाँ पर एसपी का प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर पहुंचा है। अहमद हसन को आप देख सकते हैं, नरेश उत्तम को आप देख सकते हैं, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और यहाँ पर समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है मुलाकात करने के लिए। प्रशासन ने पहले ये क्लियर कर दिया था कि अगर किसान किसी से मिलना चाहते हैं तो उन्हें मिलने दिया जाएगा, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो प्रशासन और किसानों के बीच जो 2 घंटे तक बातचीत चली वो बेनतीजा रही। क्या समझाने की कोशिश हुई अमित, जरा हमारे दर्शकों को बताइए, क्या प्रस्ताव लेकर के प्रशासनिक अमला किसानों के पास पहुंचा था और क्यों ये बैठक जो है जो 2 घंटे तक चली बेनतीजा रही? देखिए कुंदन, सबसे बड़ी बात जो किसानों का कहना है कि उनका कहना है कि उनको जिस तरह सर्किल रेट है उस सर्किल रेट के मुताबिक उनको पैसा नहीं मिला। उनको पुनर्वास की जो वादा किया गया था, उनको परिवार के एक सदस्य की नौकरी का जो एक वादा किया गया था, ये सब मांगे पूरी नहीं की गई। वहीं उसके उलट जिला प्रशासन का कहना है चूंकि जो जमीन अधिनियम जो कानून 2003 है उसके मुताबिक उनको जो समझौता किसानों और सरकार के बीच हुआ था उसी के मुताबिक उनको मुआवजा मिला और एक बार नहीं 3 बार मुआवजा दिया जा चुका है। लेकिन कल जिस तरह कमिश्नर लखनऊ रेंज मुकेश मेश्राम यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने भी ये बात एकदम स्पष्ट कर दिया था कि किसानों का जो जमीन अधिग्रहण को लेकर जो करार था सरकार का वो 2013 से पहले का था, इसलिए किसानों को फिलहाल बढ़ा हुआ मुआवजा नहीं मिलेगा। दोनों पक्ष अपनी अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन उस दावे का कोई नतीजा निकलता नहीं दिख रहा है और शायद यही कारण रहा कि आज जो जिला प्रशासन ने एक कवायद की थी उसका कोई फैसला नहीं निकला और नतीजा सिफर रहा। तो मुआवजे पर महासंग्राम क्यों छिड़ा हुआ है ये हम आपको दिखा रहे हैं। यूपीएसआईडीसी का जमीन अधिग्रहण 2012 तक नहीं कर पाई थी। 2012 से जमीन अधिग्रहण का काम फिर से शुरू हुआ, हालांकि पहले जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। मुआवजा बढ़ाने के लिए किसानों ने विरोध शुरू किया था 2012 में ही।
मुआवजा बढ़ाकर 12,51,000 किया गया। देखिए यहां पर किसानों को बढ़ा हुआ मुआवजा दिया गया विरोध का प्रदर्शन के बाद। शनिवार को अधिकारी जमीन अधिग्रहण के लिए पहुंचे थे। पुलिसकर्मियों और ग्रामीणों के बीच झड़प भी हुई। सीओ सिटी समेत कई पुलिसकर्मियों और किसान घायल हुए इस झड़प में। अमित हमारे साथ बने हुए हैं, अमित से हम बातचीत करेंगे। यूपीएसआईडीसी ने केस भी दर्ज कराया है, पुलिस का एक्शन क्या है ये भी हम आपको बता रहे हैं, लेकिन अमित हमारे साथ बने हुए हैं। वहां पर समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल भी किसानों से मिलने पहुंचा है। अमित, 3 बार कहा जा रहा है, 2 से 3 बार बढ़ा हुआ मुआवजा किसानों को दिया गया, किसान क्यों नहीं संतुष्ट हैं? क्या वो बढ़ा हुआ मुआवजा चाहते हैं या फिर मुआवजे के साथ जो बाकी शर्तें थी, नौकरी और जब डेवलप्ड प्लॉट, वो इलाका जब डेवलप किया जाएगा तो डेवलप्ड प्लॉट भी किसानों को दिए जाएंगे, ये भी क्या करार में जिक्र था इसका भी? क्या ये भी मसला है, इसलिए ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है? देखिए कुंदन, इस पूरे मामले की शुरुआत 2002 के आसपास होती, जब मुलायम सिंह की सरकार प्रदेश में थी। उसके बाद 2003 का जमीन अधिग्रहण कानून लागू होता है, उसके बाद एक करार होता है। और जब अखिलेश यादव की सरकार थी 2012 में, तो ये सारी कवायद जो अधिग्रहण को लेकर हुई, वो सारी कवायद शुरू हुई थी। उसके बाद इन लोगों के से जो मीटिंग होती रही, जो समझौता होता रहा, उसके तहत इनको मुआवजा दिया गया। सबसे पहले इनको जो मुआवजा दिया गया, उसके हिसाब से फिर इन लोगों ने ये मांग उठाई कि मुआवजा उनको नहीं मिला। उसके बाद इनको एक एक्स ग्रेशिया इनको दिया गया और टोटल करीब 12.5 लाख रुपए की मुआवजा राशि अब तक दी जा चुकी है। लेकिन किसानों का कहना है कि जिस वक्त ये करार हुआ था, उस वक्त के हिसाब से और आज के हिसाब से सर्किल रेट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और साथ ही साथ उनको पुनर्वास नीति की जो वादा किया गया था, साथ ही साथ एक पारिवारिक सदस्य को नौकरी का जो वादा किया गया था, उसके वो वादा पूरा नहीं किया गया था। तो आखिर इन वादों को लेकर ही ये पूरा विवाद चल रहा है। और सरकार का ये कहना है कि जो किसान थे, लगभग 2000 के करीब जो किसान थे, उन किसानों में से अधिकतर किसान संतुष्ट है। कानपुर के कुछ ऐसे भूमाफिया जिनके चलते ये सारा विवाद खड़ा हो रहा है। बिल्कुल, तो बढ़ा हुआ मुआवजा एक बार फिर से 2012 के बाद के रेट के हिसाब से मुआवजे की मांग कर रहे किसान, और यहाँ पर पेच अटका हुआ है। और फिलहाल बवाल तो नहीं है, लेकिन तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, बैठक भी बेनतीजा रही है। हालात पर नजर बनाए रखिए, मैं दोबारा अपडेट के लिए आपके पास लौटेंगे। और अब बात करते हैं पीएफ गुल हड़ताल फुल की। यूपी पीसीएल में पीएफ घोटाले को लेकर पूरे प्रदेश के बिजली कर्मचारी 48 घंटे का कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। लखनऊ में शक्ति भवन के नीचे कर्मचारियों ने विरोध सभा का आयोजन किया। कर्मचारियों की मांग है कि पीएफ के पैसे को लेकर सरकार अधिसूचना जारी करे। हड़ताल को लेकर कर्मचारियों से न्यूज स्टेट संवाददाता अविनाश सिंह ने बातचीत की। बिजली कर्मचारियों के भविष्य निधि घोटाला के विरोध में आज बिजली कर्मचारी 48 घंटे के लिए कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। शक्ति भवन पर तमाम जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं इस वक्त इकट्ठा हुए हैं। कुछ प्रमुख मांगे हैं, हालांकि ये मांगे पिछले काफी समय से राज्य सरकार से की जा रही है। बिजली कर्मचारियों की जो प्रमुख मांग है वो ये है कि पीएफ को लेकर जो तमाम बिजली कर्मचारी हैं सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि उसकी सरकार गारंटी ले, एक नोटिफिकेशन जारी किया जाए। कुछ लोग हैं मेरे साथ जो मांग की जा रही है, चूंकि ये मांग पिछले काफी समय से की जा रही है, इसको लेकर आप लोगों ने यहाँ पर रैली भी निकाली थी। सरकार से कोई बातचीत हुई अब तक, कोई रास्ता निकालने? हमारे जो नेता लोग हैं वो आ रहे हैं, हमारे महासचिव अभियंता संघ के महासचिव और संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे जी, ये लोग आ रहे हैं तो आपको बताएंगे। वैसे हम लोग का जो मुख्य आशंका है कि जैसे मेरी 30 साल की नौकरी होने जा रही है, लगभग 30 गुणे 12 कितने हो गए, 360 महीने, कितने हो गए, 360 महीने से हम लगातार अपनी तनख्वाह से मिनिमम 10% पैसा कटवा रहे हैं। इसके अलावा जो हमें एरियर मिलते हैं वो भी जाता है। और हमारी आशंका यही है कि जो हमारे 30 साल के संचित धन है, जिससे हमारे परिवार का भविष्य पूरा निर्भर है, हमारे बच्चों की पढ़ाई, उनके शादी ब्याह या हमारे चिकित्सा या हमारा अन्य कोई जो ज़रूरतें हैं, वो हमें ये आशंका है कि हमें वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
तो कर्मचारियों को आशंका है कि पीएफ का पैसा जब वो रिटायर होंगे तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि 30 साल नौकरी करने के बाद जो पैसा मिलना चाहिए उस पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अविनाश हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं, सुशांत मुखर्जी हमारे साथ वाराणसी से जुड़ रहे हैं। अविनाश का सबसे पहले रुख करेंगे। अविनाश, इन आशंकाओं को सरकार लगातार दूर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये आशंकाएं दूर हुई क्यों नहीं? आखिर ऐसी नौबत क्यों आई कि पहले ऐलान किया गया और 48 घंटे का कार्य बहिष्कार भी शुरू हो गया? देखिए, सरकार की तरफ से बार बार ये बोला जा रहा है कि जो विद्युत कर्मचारियों की जो मांगे हैं उन मांगों को सरकार प्राथमिकता पर ले रही है और सरकार ये भी आश्वासन दे रही है कि उन पैसों को डूबने नहीं दिया जाएगा। लेकिन जो विद्युत कर्मचारी हैं उनकी साफ ये मांग है कि सरकार जब तक गारंटी नहीं लेती है और इस गारंटी को लेकर जब तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता है तब तक उन्हें सरकार की बातों पर भरोसा नहीं होगा। इसके अलावा चूंकि जो यूपीपीसीएल के पूर्व चेयरमैन हैं, हालांकि वो इस वक्त इस विभाग में नहीं है, उनके खिलाफ जो विद्युत कर्मचारी हैं वो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इनका यह कहना है कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी की जानी चाहिए। इसके अलावा सीबीआई जांच को लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल यहां पर उठाया जा रहा है, क्योंकि जो विद्युत कर्मचारी हैं उनका यह कहना है कि चूंकि जब ये मामला सामने आया था तभी राज्य सरकार की तरफ से सिफारिश कर दी गई थी, लेकिन इतना वक्त बीतने के बाद भी आखिर सीबीआई जांच पूरे मामले में शुरू क्यों नहीं हुई? तो ये कुछ प्रमुख मांगे हैं। लेकिन वहीं अगर सरकार की बात जरा हम गाजियाबाद की तस्वीरें दिखा देते हैं। गाजियाबाद से हिमांशु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वहां पर भी कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। दरअसल पूरे प्रदेश में जो है इसी तरीके से नारेबाजी और प्रदर्शन जारी है। क्या मांगे है हिमांशु? सरकार की बात पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे बिजली कर्मचारी? बिल्कुल, देखिए मांग बिल्कुल साफ है। जो पीएफ घोटाला हुआ है, जो पैसा कर्मचारियों को गया है, वो पैसा वापस मिले। तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर हजारों की संख्या में जो कर्मचारी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और 48 घंटे की अनिश्चितकालीन हड़ताल पर फिलहाल चले गए। कार्य का बहिष्कार पूरी तरह से कर दिया गया है और कर्मचारी साफ कह रहे हैं कि प्रदेश सरकार को नॉलेज में था जो ये भ्रष्टाचार हुआ है, उसके बाद भी सही कार्रवाई अब तक नहीं की गई है। इसका विरोध साफ तौर पर किया जा रहा है। अभी ये शुरुआती लड़ाई है। साफ कहना है अभी 48 घंटे के लिए कार्य बहिष्कार किया गया है। जितने भी बिजली घर हैं सभी पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। हालांकि जो सप्लाई है वो सुचारू रूप से जारी है, लेकिन 48 घंटे कोई भी कर्मचारी अपने कार्य पर नहीं जाएगा। तमाम बिजली कर्मचारी जो हैं उनसे हम बात कर लेते हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, प्रदर्शन चल रहा है काफी जोर से, आप सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं, बिजली मंत्री से इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, जो हमारा पैसा पीएफ का पैसा जो डीएचएफएल में लगाया गया था, जो कि वर्तमान में डूब गया है, हमारी मांग ये है कि सरकार इसकी गारंटी ले, नोटिफिकेशन जारी करे। पहली मांग। दूसरी मांग जो हमारी है, चूंकि ये गाड़ी कमाई का पैसा कहीं ना कहीं घूसखोर लोगों ने कमीशन खोरी के चलते हुए डीएफएल में इन्वेस्ट किया। 539 एफडीज कराई गई। तो अभी नई सरकार आने के बाद तो वो आईएएस अफसर जो हमारे चेयरमैन ट्रस्ट है वो कैसे ट्रांसफर होकर अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाता है? क्यों नहीं उसकी गिरफ्तारी हुई अभी तक? दूसरी मांग ये है, दोषी जो भी आईएएस अधिकारी हो उनकी गिरफ्तारी हो। तीसरी मांग ये है कि जो भी पैसा हमारा कहां पड़ेगा। सरकार कार्रवाई कर रही है, लेकिन ऊर्जा मंत्री के इस्तीफे की मांग न सिर्फ पॉलिटिकल लोग कर रहे हैं बल्कि प्रदर्शनकारी कर्मचारी भी कर रहे हैं। सुशांत का रुख कर लेते हैं। सुशांत, ये कहा जा रहा है कि सप्लाई हम ठप नहीं करेंगे, ग्रिड एंड पावर सप्लाई में जो कर्मचारी काम करते हैं वो शिफ्ट में काम करते रहेंगे, लेकिन अगर कहीं पर कोई फॉल्ट आती है तो क्या इन 48 घंटों में अगर किसी इलाके में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे दुरुस्त नहीं करेंगे क्या कर्मचारी? क्या अंधेरे में रहना पड़ेगा लोगों को? बिल्कुल अंधेरे में रहना पड़ेगा, क्योंकि इस समय आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए, ये पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का ये ऑफिस के बाहर का नजारा है, जहां पर लगभग 2000 से भी अधिक यहां पर कर्मचारी मौजूद हैं। 700 जो परमानेंट कर्मचारी वो है, इसके अलावा 1500 के करीब जो संविदा में कर्मचारी है वो भी मौजूद है। यानी कि सारे कर्मचारी यहाँ पर कार्य बहिष्कार पर हैं। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि बनारस के कई इलाकों में इस समय बिजली गुल होने की शिकायत आ रही है और उन शिकायतों का फिलहाल कोई निवारण नहीं हो रहा है, क्योंकि सारे कर्मचारी यहां पर बैठे हुए हैं। यहां पर हमारे साथ जो यहां पर कर्मचारी नेता हैं और बिजली विभाग के कर्मचारी, उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए कि अभी कई इलाकों में जो बिजली गुल हो रही है और आपके सारे कर्मचारी यहां पर हैं, तो आप लोग 48 घंटे का अल्टीमेटम आपने दिया है, फिर कैसे इतने दिनों में ठीक होगा? इतने दिनों में जो प्रॉब्लम आएंगी कैसे ठीक होगा वो? देखिए, ऐसा है कि 2200 करोड़ रुपया जो डीएचएफएल में जमा कर दिया गया है
और ये बात किसी को पता नहीं थी कि DHFL में पैसा हमारा जमा हुआ है। जब DHFL के ऊपर रोक लगी और जो पैसा हमारा जमा था वो वापस आना बंद हो गया, तब यह बात खुली कि हमारा पैसा डूब गया है। और ये खून पसीने की कमाई है। हमारे वेतन से GPF का पैसा कटता है, CPF का पैसा कटता है और भविष्य में हमारे सेवानिवृत्त होने पर यह पैसा हमको मिलता है। मगर जब हमको ये पता चला कि ये पैसा डूब चुका है तो हमको इस बात की निराशा हुई कि हमारे बच्चों का क्या होगा, भविष्य का क्या होगा। ये बताइए कि अब अभी जो बात आ रही है सामने कि बनारस के कई इलाकों में बिजली गुल होने की शिकायत आ रही है, तो ऐसे में वो ठीक हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? देखिए, इमरजेंसी सेवाओं को छोड़ करके और कोई व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पाएगी। कहीं अगर इमरजेंसी है तो उसको निश्चित रूप से बिजली के कर्मचारी ठीक करेंगे। इक्का दुक्का जो कहीं पर परेशानी है उसके लिए कोई आदमी काम करने के लिए तैयार नहीं है, नहीं जाए। ये बताइए, आपने जो सरकार से मांग की हुई है, 48 घंटे का अल्टीमेटम आपने दिया है, इसके बाद भी कोई आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं? हमारे केंद्रीय संघर्ष समिति का जो निर्णय आएगा 48 घंटे बाद जो है, उसका जो है पूर्वांचल संयुक्त संघर्ष समिति जो है उसके आगे कार्यक्रम अपना बनाएगी। ठीक है, तो प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के कई इलाकों में भी जरूरत होगी तो उसकी बात नहीं जो है वो बिजली की किल्लत महसूस की जा रही है, लेकिन जो कर्मचारी है वो बिजली कनेक्शन ठीक नहीं कर रहे हैं, इसलिए लोगों को परेशानी हो रही है। यूपी के 45,000 बिजली कर्मचारी आज हड़ताल पर हैं। पीएफ घोटाले के खिलाफ बिजली कर्मियों ने 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल बुलाई है। कर्मचारियों की मांग है कि सरकार की ओर से पीएफ को लेकर लिखित आश्वासन दिया जाए। वहीं सरकार कर्मचारियों के साथ खुद को खड़ा बता रही है। सरकार भरोसा दे रही है कि पैसा एक भी पाई डूबने नहीं दिया जाएगा। ऊर्जा विभाग के जो कार्मिक अधिकारी हैं वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। सरकार पूरी शिद्दत के साथ उन कर्मचारी अधिकारियों के साथ खड़ी है। यूपीपीसीएल अपने स्तर पर किसी कर्मचारी के शादी ब्याह में कोई रुकावट ना आए उसकी भी चिंता यूपीपीसीएल कर रहा है। जब से हाई कोर्ट का जो मुंबई हाई कोर्ट का स्टे जो लगा है पेमेंट पर, आज तक लगभग 15 करोड़ की राशि यूपीपीसीएल अपने कर्मचारियों को दे चुका है। तो किसी की शादी ब्याह इमरजेंसी किसी की ना रुके, इसकी भी यूपीपीसीएल चिंता कर रहा है। और ये जो धरना प्रदर्शन है ये राजनीति से प्रेरित है। अविनाश हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ से। अविनाश, ऊर्जा मंत्री को हमने सुना, वो कह रहे हैं कि ठीक है DHFL का अकाउंट जो है फ्रीज कर दिया गया है तो वहां से पैसा नहीं मिल सकता किसी भी सूरत में, लेकिन जो रिटायर हो रहे हैं कर्मचारी, जिनके घर में शादी है, जिनके घर में इंपॉर्टेंट काम होना है, रिटायरमेंट के पैसे से वो काम रुका नहीं है। यूपीपीसीएल अपने फंड से वो पैसा दे रहा है। आखिर ये सारी बातें कर्मचारियों को समझ क्यों नहीं आ रही है? क्यों इमरजेंसी सेवाओं को इस तरीके से बाधित किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए, हालांकि सरकार अपनी तरफ से बोल रही है, लेकिन जो बिजली कर्मचारी हैं उनका ये कहना है कि जो इनकी मांग पिछले कुछ समय से बनी हुई थी, उन मांगों को सरकार ने अभी तक पूरा क्यों नहीं किया। हालांकि अगर इस कार्य बहिष्कार की बात करें तो चूंकि इसमें भी 2 फाड़ देखने को मिली, क्योंकि ये जो कार्य बहिष्कार किया गया है ये विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के द्वारा बुलाया गया है, और वहीं एक जो दूसरा संगठन, चूंकि बिजली विभाग में कई ऐसे संगठन हैं जो कि, और कई ऐसी यूनियन हैं जो कि पैरेलल काम करती हैं। वहीं दूसरी तरफ आज सुबह में जो पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन है उसने कहा है कि वो सरकार को थोड़ी और मोहलत देना चाहता है। ये 48 घंटों की हड़ताल है जिसका असर व्यापक तौर पर देखने को भी मिलेगा जिन इलाकों में बिजली सप्लाई ठप होगी। शुक्रिया हिमांशु, शुक्रिया अविनाश, और शुक्रिया हमारे साथ वाराणसी से हमारे सहयोगी सुशांत जुड़े थे। और अब रुख करते हैं अगली खबर का। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल करने का फैसला लिया गया है। दिखाते हैं आपको। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला 9 नवंबर को आ गया। एक तरफ खुशी का माहौल है, लेकिन दूसरी तरफ जो है मुस्लिम पक्ष इसे चुनौती देने की कोशिश कर रहा है। खुद सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी फैसले का सम्मान करते हुए पिटीशन दाखिल न करने की बात कही थी, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में फैसला लिया गया रिव्यू पिटीशन दाखिल करने का। हालांकि इसमें भी 2 फाड़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। रतीश त्रिवेदी हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए लखनऊ से जुड़ रहे हैं। रतीश, किस तरीके से बटा नजर आया ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड रिव्यू पिटीशन के मामले में?
बिल्कुल, देखिए, अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो बैठक हुई थी उसमें ये ज़रूर कहा गया है कि रिव्यू पिटीशन फाइल की जाए, लेकिन तमाम ऐसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य थे। कल जो बैठक हुई टोटल 51 सदस्य हैं, लेकिन उसमें 40 के करीब सदस्य पहुंचे थे, जिसमें ज़्यादातर सदस्य इस जो रिव्यू पिटीशन है उसके विरोध में थे। लेकिन बावजूद इसके रिव्यू पिटीशन को फाइल करने का फैसला ज़रूर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ले लिया है और 30 दिन की एक मियाद होती है। उस 30 दिन की मियाद के भीतर इस रिव्यू पिटीशन को दाखिल किया जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो तमाम ऐसे लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंदर के हों और चाहे बाहर हों, वो तमाम इसकी मुखालफत करते दिख रहे हैं। हमने आज मशहूर शायर मुनव्वर राना से बात करी, उन्होंने भी साफ कहा है कि तमाम ऐसे लोग हैं जो केवल इस विवाद को बरकरार रखना चाहते हैं, बढ़ाए रखना चाहते हैं। कोई दलील है क्या? रतीश, जल्दी से बता दीजिए दर्शकों को, रतीश जल्दी से बता दीजिए दर्शकों को कि इस मीटिंग में रिव्यू पिटीशन के लिए फैसला तो लिया गया, लेकिन कोई ऐसा मसला है क्या जिसे कंसिडर नहीं सुप्रीम कोर्ट ने किया, उस मसले को आधार बनाकर रिव्यू पिटीशन दाखिल किया जाएगा? कोई स्पेसिफिक मसला है क्या? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है उस पे कंट्राडिक्शन की बात कही गई है बोर्ड के द्वारा। दूसरा ये कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत ये जो बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने जिस आधार पर अपना फैसला सुनाया है, उसमें ये कहा गया है बोर्ड की तरफ से कि जो वक्फ एक्ट 1995 है वो मस्जिद को ट्रांसफर करने की इजाज़त नहीं देता है। ये भी एक मसला है। ऐसी ही तमाम दलीलें हैं जिन दलीलों के माध्यम से ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है वो कंट्राडिक्शन है, विरोधाभासी है और इसी आधार को लेते हुए रिव्यू पिटीशन को दाखिल किया जाएगा। जी, शुक्रिया रतीश त्रिवेदी इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। तो मुस्लिम पक्ष को, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को यह फैसला कबूल नहीं, रिव्यू पिटीशन दाखिल करने का फैसला लिया गया है। खबर विशेष में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अब बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।